दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में एआई टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस की बदौलत पुलिस बड़े से बड़े मुजरिम को चुटकी बजते ही ढूंढ निकालती है। लेकिन आज से 2 दशक पहले ये काम इतना आसान नहीं हुआ करता था। जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए ना तो उनके पास कोई आधुनिक तकनीक थी और ना ही पर्याप्त संसाधन। ऐसे में हमारी आज की ये कहानी आपको उसी दौर के एक खौफनाक वाकये से रूबरू कराती है, जहां 80 के दशक के दौरान कोरिया में एक ऐसे सनकी कातिल का खौफ मंडरा रहा था जिसको पकड़ने के चक्कर में कोरियन पुलिस की इज्जत की किरकिरी हो गई। मूवी का नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर और इसकी 8.1 की उम्दा IMDb रेटिंग कहानी को अंत तक देखने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। इसकी कहानी की शुरुआत कोरिया के एक छोटे से गांव से होती है। वक्त था अक्टूबर 1986 का और गांव के कुछ बच्चे खेतों में खेल रहे थे। तभी वहां पर एक लड़के के पिता के साथ पार्क डू मैन पहुंचता है, जो कि वहां का लोकल डिटेक्टिव होता है और उसे कई दिनों से लड़कियों के गायब होने की खबर मिल रही थी, जिसकी पड़ताल करने के लिए वो वहां आया हुआ था। कुछ ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने गांव के नाले में किसी की लाश देखी थी और जब पार्क उस नाले में झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वाकई एक लड़की की लाश वहां पर पड़ी थी, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसी दौरान उसका ध्यान पास में खेल रहे कुछ बच्चों पर जाता है जो हत्या से जुड़े सबूतों के साथ खेल रहे थे। वो उन्हें रोकता है और फिर सबूतों को इकट्ठा करके उन्हें एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो शहर के तमाम छोटे बड़े गुंडों से तफ्तीश करने लगता है और जिन जिन पर थोड़ा सा भी शक होता है उनकी फोटोज खींचकर अपनी पर्सनल डायरी में नोट करने लगता है, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि उस दौर में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना कितना चुनौतीपूर्ण था। इससे पहले कि पार्क चैन की सांस ले पाता, कुछ ही दिनों में उसके सामने एक और महिला की हत्या का मामला सामने आता है। गजब बात तो तब होती है जब वहाँ पर फोरेंसिक टीम भी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से बेचारे को अकेले ही सबूतों को इकट्ठा करना पड़ता है। थोड़ी दूर पर उसे कातिल के पैरों के निशान भी मिले थे, मगर जब तक वो उन्हें एग्जामिन कर पाता, गांव का एक आदमी ट्रैक्टर लेकर उसी के ऊपर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से सारे सबूत मिट जाते हैं और बेचारा पार्क निराश हो जाता है। पार्क इस केस को लेकर इतना सीरियस था कि वो लंच टाइम में भी खाना खाते वक्त अपनी डायरी में झांकता रहता था, जिससे सार्जेंट कू उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतनी सारी चीजों को कैसे याद रख लेता है। वो कहता है कि मैं मुजरिम की आंखों में आंखें डालकर उसे पहचान सकता हूँ। फिर पार्क अपने घर जाता है, जहाँ उसको परेशान देखकर उसकी पत्नी सियोल बताती है कि हमारे शहर में एक रेस्टोरेंट है जिसके मालिक का बेटा क्वांग मंदबुद्धि है और मालूम पड़ता है कि जिन लड़कियों का कत्ल हुआ है वो उनका पीछा किया करता था। ये सुनकर पार्क के कान खड़े हो जाते हैं और वो सारा काम धाम छोड़कर क्वांग को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन के खुफिया कमरे में ले जाता है। यहाँ पार्क और उसका बदनाम साथी योंग कू क्वांग को बहुत मारते हैं और कुछ इसी तरह सबूत के अभाव में वो उसे काफी टॉर्चर करते हैं, मगर क्वांग से उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। अब यहाँ हम सियोल से भेजे गए नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ताई यूंग को देखते हैं। एक अनजान जगह होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन का रास्ता भटक जाता है। तभी आगे चल रही एक महिला को रास्ता पूछने के लिए बुलाता है, मगर उस महिला को लगता है कि ये जरूर वही सन की हत्यारा है और अपना जी चुराकर वो भागने लगती है। मगर इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। ताई यून उसकी मदद करने के लिए उसे उठाता है और तभी पीछे से आ रहे पार्क की नजर उन पर पड़ती है और उसे लगता है कि जरूर ये वही कातिल है और ऐसे वो ताई यून को खूब मारता है। फिर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। ताई यून उसे बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, जिस पर पार्क उसका मजाक बनाने लगता है, मगर जब वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तब कहीं जाकर वो उसे सैल्यूट करता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। इसी बीच ताई यून की नजर उसके पैरों के नीचे पड़े जूतों पर जाती है, जो कि क्वांग का होता है। इन जूतों को घटना स्थल पर वापस रखकर पार्क नकली सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि क्वांग को फंसाकर वो गुनाह कबूल करवा सके। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर वो ताई यून को सभी साथियों से मिलवाने के बाद सीधे क्वांग के पास जाता है और उसे अपना गुनाह कबूल करने का आखिरी मौका देता है, मगर वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया। पार्क अब उसे क्राइम सीन पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देता है, जिससे डरकर वो कुछ भी कन्फेशन देने लगता है और पार्क उसे रिकॉर्ड करने लगता है। मगर तायून उसकी मानसिक बीमारी को अच्छे से समझ सकता था। साथ ही वो ये भी जान रहा था कि पार्क ये सब केस को रफा दफा करने के लिए कर रहा है, इसीलिए वो अकेले ही इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। अगले दिन पुलिस वाहवाही लूटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है ताकि वो मीडिया को बता सकें कि उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है। मगर ऑडिटोरियम के बाहर जब तायून क्वांग के जख्मी हाथों को चेक करता है
तो वो समझ जाता है कि ये बेचारा निर्दोष है, बस इसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस क्वांग को घटना स्थल पर दोबारा लेकर जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर मीडिया के साथ साथ हजारों लाखों लोगों की भीड़ भी थी। पुलिस क्वांग से ये कबूल करवाना चाहती थी कि आखिर उसने ये मर्डर कैसे और किन परिस्थितियों में किए, ताकि मीडिया इन सब को रिकॉर्ड करके सरकार के सामने उनकी पीठ थपथपा सके। ताई यून को ये सब कहीं से भी ठीक नहीं लगता और वो सार्जेंट कू को समझाने की कोशिश करता है, मगर कू मीडिया के सामने अपनी बदनामी के डर से उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। भरी भीड़ में क्वांग की नजर अपने रोते बिलखते पिता पर पड़ती है और वो उनके सामने कहता है कि पुलिस उससे जबरदस्ती कर रही है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस फिर क्या था। ये सुनते ही मीडिया पुलिस को ऐसे कई सवालों से घेरने लगती है जिनका जवाब उनके पास नहीं होता और अंत में सबूतों के अभाव के कारण उन्हें क्वांग को छोड़ना पड़ता है। अगली सुबह उनके कारनामे की खबर देश के सभी अखबारों में छप जाती है और उड़ते उड़ते ये न्यूज उच्च अधिकारी सार्जेंट शिन तक भी पहुंचती है, जो खुद केस का मुआयना लेने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ वो पार्क और उसके साथी से पूछते हैं कि दोनों हत्याओं में कुछ समानताएं थीं, जिस पर अचानक तायून बोलता है 2 नहीं सर 3। यहाँ पर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। ये सुनकर पार्क दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी नॉलेज में तो अभी तक सिर्फ 2 ही मर्डर हाथ लगे थे। फिर कल का आया हुआ ये लड़का आखिर तीसरी कौन सी लाश की बात कर रहा है। तायून सार्जेंट शिन को दस्तावेज दिखाते हुए एक और लड़की के बारे में बताता है, जिसको गुम हुए 2 महीने हो गए और अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि इन सभी हत्याओं को बारिश की रात ही किया गया है और तो और मर्डर की रात सभी लड़कियों ने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। तायून की बातें सुनकर सार्जेंट शिन को थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागती है और वो उसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाकर तीसरी लड़की की लाश का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। काफी जीतोड़ मेहनत करने के बाद आखिरकार तायून तीसरी लड़की की लाश भी ढूंढ निकालता है। चेक करने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि बाकी 2 लड़कियों की तरह इसके साथ भी बलात्कार किया गया था, मगर अफसोस की बात यह है कि काफी दिन पुरानी होने की वजह से ये लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है, जिसके कारण उन्हें हत्यारे का डीएनए सैंपल नहीं मिल सकता। शाम को एक बार फिर से गांव में तेज बारिश हो रही थी और हमें लाल कपड़े में एक महिला दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर क्वी होती है और उसके पीछे पीछे तायून था। ये दोनों हत्यारे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रहे थे, लेकिन शायद आज उनका दिन नहीं था, क्योंकि खूनी ने कुछ देर पहले ही एक महिला को अपना शिकार बना लिया था। ये महिला काम से घर लौट रहे अपने पति को छाता देने के लिए बाहर आई थी, तभी दरिंदे ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे मौत के घाट उतार दिया। सुबह ये खबर पाते ही सभी लाश की तफ्तीश करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां बारिश से खराब कातिल के पैरों के निशान देखकर उन्हें एक बार और निराशा हाथ लगती है। उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि कातिल ने अब तक 4 खून कर दिए हैं, जिनका प्रेशर उनके सर पर साफ साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान ऑफिसर क्वी उन्हें एक दिलचस्प शो के बारे में बताती है, जिसमें हर बारिश की रात एक गुमनाम शख्स सेन लेटर नाम के गाने की फरमाइश करता है, जिसके चलते उसने रेडियो चैनल वालों से ब्रॉडकास्टिंग की डिटेल मांगी थी। और हैरत की बात ये थी कि जिन रात ये गाना ब्रॉडकास्ट किया गया उन्हीं रात को खून भी हुए हैं। पार्क क्वी की बातों को सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तायून कातिल को पकड़ने के लिए घास में सुई ढूंढने के लिए भी तैयार था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे रेडियो स्टेशन पहुंचकर गाने की फरमाइश करने वालों के पॉडकास्ट की डिटेल मांगता है, जिस पर रेडियो कर्मी उसे बताता है कि हमने अधिकतर पॉडकास्ट कचरे के डिब्बे में फेंक दिए हैं। तायून सुराग ढूंढने के लिए उन कचरे के डिब्बे में हाथ डालने से पीछे नहीं होता, पर बेचारे के हाथ खाली ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केस को लेकर चिंतित पार्क को उसकी बीवी किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह देती है। पार्क हमेशा की तरह अपनी पत्नी की बात मानकर एक तांत्रिक के पास पहुंचता है, जो उसे कुछ सामग्रियों के साथ एक मंत्र बताती है और कहती है कि उन्हें घटना स्थल पर जाकर कहने से तुम्हारी आंखों के सामने कातिल का चेहरा आ जाएगा। अब पार्क अपने साथी योंग कू के साथ रात में वारदात की जगह पर पहुंचकर वो रिचुअल करने की तैयारी करता है, पर उन्हें वहाँ पर तायून दिखाई देता है, जिसको देखकर वो दोनों वहीं किनारे पर छुपकर बैठ जाते हैं। तायून रिकॉर्डर में उसी गाने को सुनते हुए घटना स्थल पर एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे देखकर तायून भी छुपता हुआ नजर आता है। अब अंधेरे में धुंधली होती ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है और हम एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो क्राइम सीन पर थोड़ी देर ध्यान से देखता है और फिर एक औरत की अंडरगारमेंट्स को वहीं पर रखने लगता है। वो लोग समझ चुके थे कि जरूर यही खूनी है और पार्क उसे पकड़ने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करता है, जिसकी वजह से उस आदमी को किसी के होने का एहसास हो जाता है
और वो वहाँ से भागने लगता है। अब तीनों उसका पीछा करने लगते हैं और चूहे बिल्ली की तरह ये दौड़ काफी दूर तक जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचते हैं तभी वो आदमी एक फैक्ट्री में घुस जाता है और सैकड़ों लोगों की भीड़ में छूमंतर हो जाता है। यहाँ सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन तभी पार्क की नजर एक आदमी के लाल अंडरवेयर पर जाती है और वो उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर की तलाशी लेने के दौरान भी उन्हें कुछ अश्लील मैगजीन्स मिलती हैं। अब वो सभी उस आदमी को 3rd डिग्री देने लगते हैं, जिसके चलते वो आदमी आधा अधूरा गुनाह कबूल कर लेता है। और इसी दौरान वो अपने बयान में एक स्कूल के आउटहाउस का जिक्र करता है, जिसे तायून भी चुपके से सुन लेता है और उसे कुछ दिन पहले बरसात में मिली एक स्कूली लड़की की बातें याद आ जाती हैं, जो उस वक्त कुछ ऐसा ही बता रही थी। सुबह तायून स्कूल पहुंचता है, जहां पर उसे वही लड़की मिलती है और आउटहाउस का रास्ता उसे बता देती है। तायून वहां पर जाता है तो उसे कोई नहीं मिलता सिवाय एक स्कूल कर्मचारी के, जो उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ क्या ढूंढने आए हैं। तायून कहता है कि मैं एक खूनी को ढूंढ रहा हूँ, जिस पर वो कर्मचारी बताती है कि यहाँ कोई खूनी नहीं है, बस नजदीकी पहाड़ी पर एक महिला रहती है जो अक्सर यहाँ पर आकर रोया करती थी, जिस वजह से स्कूल की लड़कियों में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। अब तायून पहाड़ी पर मौजूद उस महिला के घर पहुँचता है, जो कि अपने घर के बाहर बैठी थी, लेकिन अचानक उसे देखकर वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। उसने कई दिनों से किसी पुरुष को वहाँ पर नहीं देखा था, जिससे शायद वो डर गई थी या फिर मामला कुछ और ही था। हालांकि तायून उसे ये समझाने में सफल रहता है कि वो एक पुलिस वाला है और खूनी हत्यारे के बारे में कुछ जरूरी बातें करने आया है। आखिरकार महिला दरवाजा खोल देती है। तायून उसका बयान रिकॉर्ड करने से पहले महिला ऑफिसर क्वी को भी वहां बुला लेता है। महिला बताती है कि आज से कुछ साल पहले जब वो किसी काम के सिलसिले से बाहर निकली थी, तभी एक अनजान शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, पर खुद को बचाने के चक्कर में उसकी शक्ल नहीं देख पाई। शायद इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया था। मगर यहाँ उसे ध्यान आता है कि उस आदमी के हाथ काफी कोमल और छोटे थे। तायून फौरन जाकर बंदी बनाए गए आदमियों के हाथों को चेक करता है, जो कि कहीं से भी कोमल और छोटे नहीं थे, उल्टा वो तो बहुत कठोर थे। ऐसे में निराश तायून पार्क को उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब पार्क को अचानक गुस्सा आ जाती है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से दोषी को अपने शिकंजे में पकड़ा था और अब वो उसे छोड़ने के लिए कह रहा है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी रेडियो पर खूनी का वही मनपसंद गाना बजने लगता है और बाहर बारिश भी हो रही थी, यानी कि कातिल वाकई अभी भी आजाद घूम रहा है और जरूर आज रात फिर कोई लड़की उसका शिकार बनेगी। जिस चीज का डर था आखिरकार वही होता है। सुबह होने तक एक और लाश का पता चलता है, जिसे हत्यारे ने बड़ी ही बेरहमी से मारा था। यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर फल के छोटे छोटे टुकड़े तक मिलते हैं। ये देखकर पार्क के अंदर का सोया हुआ जमीर जाग जाता है, पर इस बार हत्यारे का पता रेडियो स्टेशन में उसके द्वारा भेजे गए पोस्ट कार्ड से मिल चुका था। ऐसे में पार्क और तायून बिना समय गवाए उस आदमी के पते पर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। अब पार्क और तायून अब इतनी बड़ी लीड मिलने के बाद पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए वो घर के कोने कोने की तलाशी लेने लगते हैं। कमरे में उथल पुथल की आवाज सुनकर एक महिला वहां पहुंचती है, जो कि उसी घर की मालकिन थी। वो बताती है कि उसने फैक्ट्री में काम करने वाले हेयोन नाम के एक लड़के को ये कमरा किराए पर दिया हुआ है, जिसके बाद वो उस आदमी के कमरे से एक फोटो निकालकर नजदीकी फैक्ट्री में जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान सबसे पहले उसके हाथों को ही चेक किया जाता है, जो कि छोटे और मुलायम थे। बस यहीं से तायून का शक उसके ऊपर दुगना हो जाता है। हैरत की बात तो ये थी कि जब से वो व्यक्ति इस टाउन में आया था, तभी से आसपास के क्षेत्रों में ऐसी वारदात हो रही थी, मगर फिर भी हेयोन अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था, जिससे ताव में आकर ऑफिसर योंकू उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर सार्जेंट शिन काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि बिना किसी सबूत के ऐसे किसी को भी यूं मारना कहीं से भी सही नहीं था, और योंकू को केस से निकाल देते हैं। अब पार्क और तायून काफी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि शायद यही वो कातिल है जिसके लिए वो लोग इतने दिनों से परेशान थे। आखिर वो उसे ऐसे कैसे हाथ से जाने दें, इसलिए उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो फिर से घटना स्थल पर देखे गए पागल क्वांग का बयान सुनने लगते हैं, जिससे एक लीड मिलती है और वो सोचते हैं कि क्या पता वो कातिल को पहचानता हो, इसलिए उससे मिलने के लिए वो उसके घर पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्वांग उन लोगों को सामने से आता हुआ देखता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते उसी खेत के खम्भे पर चढ़ जाता है, जहाँ पर उन्हें दूसरी लाश बरामद हुई थी।
वो दोनों उसे नीचे उतारकर फिर से वारदात के दिन का जिक्र करने के लिए कहते हैं, जिसे याद करते हुए क्वांग उन्हें बताता है कि वो उस रात खेत में भूसे के ढेर में छुपा हुआ था और उसने अपनी आंखों के सामने उस हत्यारे को पहले लड़की का बलात्कार और फिर उसका कत्ल करते हुए देखा था। पार्क उसके सामने हेयॉन की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि क्या यही वो शख्स था, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, क्वांग के पिता कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंचकर अपने बेटे को बचाने के लिए उन लोगों पर टूट पड़ते हैं और मौका देखकर क्वांग वहां से भाग जाता है। किसी तरीके से वो दोनों गुंडों को संभालकर दोबारा क्वांग को ढूंढने लगते हैं। तभी पार्क की नजर रेलवे ट्रैक पर जाती है, जिसके ऊपर खड़ा क्वांग न जाने क्या सोच रहा था। पार्क उसे वहां से हटने के लिए कहता है, क्योंकि एक तेज रफ्तार से ट्रेन उसके करीब आ रही थी, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और इस केस का एक अकेला चश्मदीद गवाह उनके हाथों से काफी दूर निकल जाता है। उधर कोई भी एविडेंस न होने की वजह से उन्हें हेयॉन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पुलिस किसी को भी बिना सबूत के 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती थी। एक तरफ क्वांग की मौत और दूसरी तरफ कातिल को यूं आंखों के सामने से जाने देना, ये गम पुलिस वालों की जिंदगी से मिट ही नहीं रहा था कि बची कुची कसर देश के पत्रकार पूरी कर देते हैं और अगले दिन के न्यूज़पेपर पर उनकी बहुत ही बुरी बेइज्जती करते हैं, जहां पर पुलिस को नकारा होने के साथ साथ खूनी भी बताया जाता है, जिसने एक मानसिक रोगी को प्रताड़ित कर मार डाला। कुछ ही समय बाद क्वी को फोरेंसिक लैब से फोन आता है, जहां पर एक्सपर्ट बताते हैं कि उन्हें खूनी का डीएनए सैंपल मिल चुका है, मगर कोरिया में इतनी आधुनिक तकनीक न होने की वजह से इसे जांच के लिए अमेरिका भेजना पड़ेगा और रिपोर्ट आने में काफी समय भी लग सकता है। वहीं शाम को हम तायून को देखते हैं, जो हेयॉन पर अपनी नजर बनाए हुए था, लेकिन थोड़े समय में उसकी आंख लग जाती है और हेयॉन भी उसकी नाक के नीचे से बस पकड़कर कहीं जा रहा था। वहीं पार्क की पत्नी सियोल मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन रात ज्यादा हो जाने की वजह से वो एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाती है और यहीं पर हमें वो हत्यारा भी दिखता है, जो थोड़ी सी दूरी पर घात लगाए बैठा हुआ था। इसी बीच वहाँ से वो स्कूल वाली लड़की भी निकल रही थी, जिसने तायून को आउट हाउस का रास्ता दिखाया था। अब पहले तो खूनी सियोल को अपना शिकार बनाने वाला था, लेकिन लड़की को देखकर वो अपना मन बदल लेता है और अब मौका पाकर उसे अगवा करके अपनी हवस मिटाने के बाद मार डालता है। कुछ इस तरह से एक बार फिर से टाउन में एक बेकसूर और हंसती खेलती नाबालिग लड़की किसी की हैवानियत का शिकार हो जाती है। सुबह जब तायून लाश की शक्ल देखता है तो उसका खून खौल जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने इतना कुछ जाने समझे बगैर उसकी काफी मदद की थी। और ऐसी हालत में पाकर तायून सीधे हेयॉन के घर जाता है और उसे मार मार कर जंगल के बीचों बीच रेलवे ट्रैक के पास तक घसीट लाता है। अब तायून को ना किसी जज की जरूरत थी और ना अदालत की। वो फैसला ऑन द स्पॉट करना चाहता था और तुरंत अपनी बंदूक को निकालकर उसके माथे पर लगा देता है, मगर इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है, जिसके हाथों में अमेरिका से आई डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हेयॉन का डीएनए खूनी के डीएनए से मैच नहीं करता, जिसे पढ़कर तायून का माथा ठनक जाता है। वो कानून को अपने हाथों में लेने से भी डर नहीं रहा था, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगे। उसकी नजर में कातिल हेयॉन ही था। वो उस पर गोली चलाने ही वाला था कि पार्क उसे रोक देता है, क्योंकि सबूत के अभाव में ऐसे किसी की जान लेना कहीं से भी सही नहीं था और मजबूरी में तायून को उसे छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद हेयॉन रेलवे ट्रैक पर चलते हुए अंधेरे में गुमनाम हो जाता है और कई महीनों से चल रहा ये पेचीदा केस यहीं पर बंद हो जाता है। धीरे धीरे समय अपनी करवट लेता है और हम 2003 के दौर में पहुंच जाते हैं, जहां पर पार्क अपने परिवार के साथ काफी खुश था और वो रिटायर भी हो चुका था। रिटायरमेंट के बाद पार्क अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस के सिलसिले में वो दोबारा उसी गांव में पहुंचता है जहां से ये सब शुरू हुआ था और उसको सामने वही नाला दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे अपने अतीत की याद आ जाती है और वो उसमें झांकने लगता है। तभी बगल से गुजर रही एक लड़की उससे पूछती है कि आखिर आप उसमें क्या देख रहे हैं। आज पार्क के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर हाँ, अगर वो यही सवाल कुछ साल पहले पूछती तो शायद इसका अच्छा खासा जवाब होता। इतने में लड़की उसे बताती है कि कुछ दिन पहले आपकी तरह एक और आदमी इसी नाले में झांक रहा था। ये सुनते ही पार्क चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो कैसे दिखाई देता था, जिस पर लड़की उसे बताती है कि वो देखने में एक आम इंसान की तरह ही लग रहा था। और ये सुनकर पार्क पर्दे के सामने बैठी ऑडियंस को देखने लगता है, जिसके साथ ही इस अनसुलझी सच्ची दास्तां का यही होता है दी एंड। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी आज की वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित थी, जिसे दुनिया के सबसे संगीन केसों में से एक माना जाता है, जो अपने साथ कोरिया के चरित्र पर एक काला धब्बा बनकर रह गई।
क्योंकि इतने कत्ल करने के बाद भी अपराधी खुले आम घूम रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।